नमस्कार साथियों। आज हम एमपीपीएससी ऑल एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे हैं, उसका ये चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास अपने यूट्यूब चैनल मंगलम आईसीएस पे अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। और यह चौथी क्लास है हमारी, इसमें भी 50 प्रश्न रखे जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी में डेटा का आदान प्रदान किस प्रकार के संचार चैनल के माध्यम से होता है? तो दोस्तों, जो वॉकी टॉकी होता है उसमें जो डेटा का जो आदान प्रदान है संचार चैनल के किस माध्यम से होता है? तो जो वॉकी टॉकी में जो डेटा का जो संचार है वो हाफ डुप्लेक्स जो चैनल है उसके माध्यम से होता है। बाकी जो और भी विकल्प दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सिंप्लेक्स जो विधि है चैनल की, जो डाटा के संचरण की, उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वह एक ही दिशा में संचरण होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कंट्रोल रिमोट हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया आदि। और जो हाफ डुप्लेक्स जो विधि है संचार की, उसके अंतर्गत में जो डेटा है दोनों दिशाओं में संचरण करता है, लेकिन एक टाइम में एक साइड से संचरण होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें एक तो वॉकी टॉकी हो गया, एक ईथरनेट हब हो गया, और दूसरा वाईफाई या ईमेल। ये सभी हाफ डुप्लेक्स विधि के अंतर्गत आते हैं। और जो फुल डुप्लेक्स जो विधि है उसके अंतर्गत हम जैसे देखते हैं कि जो डेटा है वो दोनों दिशाओं में संचरण होता है एक साथ। और जिसके एग्जाम्पल हैं उसमें एक टेलीफोन और वायरलेस नेटवर्क आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, इसको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं, उसका पार्ट नहीं है पूछ रहा है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। बाकी जो रजिस्टर है और ये अंकगणिती और तर्क इकाई, इसको एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक नियंत्रण इकाई होती है, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ये तीनों ही सीपीयू के पार्ट हैं। बाकी जो इनके बारे में जान लेते हैं कि जो रजिस्टर जो मेमोरी है वो एक अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर रखती है। बाकी जो एएलयू है वो जो गणना करने में इसका यूज होता है। और जो सीयू है नियंत्रण इकाई, इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, वह जो निर्देशों को नियंत्रित करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक चीज़ और जान लेते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। और इसको स्थायी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या बाहरी मेमोरी भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस अवैध है? तो जो आईपी एड्रेस होता है उसका एक कोड दे रखा है, और जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अवैध है, इलीगल है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो जो आईपी एड्रेस है
ऐसे एक होता है IPv4, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो यह 32 बिट पे कार्य करता है, 32 बिट का यूज होता है इसमें। और जो 32 बिट पे ये संख्यात्मक पता देता है, तो इसमें जो पते का जो डिजिट में जो यूज होता है वो 0 से 255 तक रहता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो पॉइंट में जो 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से यदि कोई संख्या 255 से ऊपर जा रही है तो वो अवैध है। तो देखिए जो ऑप्शन सी है उसमें देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो 257 है, तो ये एक अवैध पता है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। बाकी थोड़ा जान लेते हैं। एक IP वर्जन 6 होता है, उसमें जो पता रहता है वो 128 बिट का रहता है। और इन दोनों का IP जो 4 है, वर्जन 4, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, दोनों में थोड़ा देख लेते हैं, तुलनात्मक अंतर करके देख लेते हैं। तो जो IP4 है उसमें जैसे देखा कि 32 बिट यूज के मतलब जो 32 बिट का जो पता होता है उसका यूज होता है। और जो IPv6 है उसमें 128 बिट पते का यूज होता है। और जो IP जो एड्रेस है उसको दशमलव में जो दर्शाते हैं, और इसको हेक्साडेसिमल में। जो IP4 है उसको डॉट के द्वारा, पते को डॉट के द्वारा अलग करते हैं, और इसको IP6 है उसको कॉलन के द्वारा अलग करते हैं। और जो IP4 है उसमें लगभग 4.3 बिलियन जो पते तक सीमित रहता है इसका जो भी एड्रेस है। और जो IP6 होता है उसमें पते की जो संख्या है वो असीमित रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो सोशल साइट होती हैं, जो सोशल नेटवर्क हैं जो भी हैं, उनका जो उद्देश्य है वो कंटेंट बनाना भी रहता है। केवल कंटेंट साझा करना, या केवल कंटेंट बनाना पहला ऑप्शन है, और दूसरा है केवल कंटेंट साझा करना, और तीसरा है कंटेंट बनाना और साझा करना। तो इसका जो विकल्प सी है वही सही है, क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उनका जो उद्देश्य है वो कंटेंट बनाना और साझा करना दोनों ही होता है। और ऐसे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन आदि। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? तो जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC है वो इनको केंद्रीय और राज्य जो सरकार है उनको एक नेटवर्क का बैकबोन और गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। और जो NIC है इसकी स्थापना 1976 में हुई, और यह एक भारत सरकार का IT संस्थान है जो सरकारी विभाग और मंत्रालयों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करता है। ठीक है। बाकी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेंटर, इसको बोलते हैं DISC, यह सभी को डिजिटल सेवा व तकनीकी पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल सेवा और तकनीकी पहुंच। एक नेस्कॉम है, इसका जो पूरा नाम है सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी का राष्ट्रीय संघ। इसकी जो नेस्कॉम है इसकी जो स्थापना हुई थी 1 मार्च 1958 में। यह सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग होता है, उसका एक
गैर लाभकारी संघ है, लाभकारी संघ है। और बाकी ये इरनेट है, इसको भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन किसी भी व्यावसायिक संगठन के भीतर हो तो उसे किस प्रकार के ई कॉमर्स में रखा जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो लेन देन है किसी जो व्यवसाय के कोई संगठन है या कोई फर्म है उसके अंदर ही होता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा वी कॉमर्स। इंट्रा वी कॉमर्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसे कोई एक ही फर्म के भीतर या विभिन्न विभाग हैं या कर्मचारी हैं या प्रभागों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है तो उसको इंट्रा वी कॉमर्स बोलते हैं। तो एक फर्म या उसके विभाग या कर्मचारी या प्रभाग, इनके अंतर्गत यदि इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है तो उसको ही इंट्रा वी कॉमर्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करने का लाइसेंस मिलता है। तो जो कोई प्राधिकारी है उसको आईटी जो एक्ट 2000 है उसके तहत यदि डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो वो धारा जो जारी किया जाने का जो लाइसेंस रहता है वो धारा 24 के तहत रहता है। तो आईटी एक्ट की जो धारा 24 है उसके अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त होता है, लाइसेंस दिया जाता है। और बाकी जो धारा 65 है उसमें, जो आईटी एक्ट की धारा 65 है उसमें दिया है कि जो स्रोत होते हैं या जो दस्तावेज होते हैं उनकी जो छेड़छाड़ होती है, छेड़छाड़ करने पर सज़ा का प्रावधान है। अब सज़ा कितनी रहेगी, तो सज़ा 3 साल तक भी हो सकती है और इसमें सज़ा जो 3 साल का कारावास हो सकता है और जो जुर्माना है वो 2 लाख तक रह सकता है। तो धारा 65 के तहत, जो आईटी एक्ट की धारा 65 है उसके तहत 3 साल का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना यदि आप सबूतों और सामग्री की छेड़छाड़ करते हो तो आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो दोस्तों जो अवीरा है वह एक एंटीवायरस है। तो अवीरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये अवीरा एक फ्री एंटीवायरस सेवा है। इसका जो स्वामित्व है वो एक कंपनी है, जैन डिजिटल कंपनी, उसके पास है। बाकी स्मेलर, स्टकनेट, क्रिप्टोलॉगर ये सभी कंप्यूटर वायरस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना ई दक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो ई दक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो जो ई दक्ष है दोस्तों वो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है। भारत सरकार प्लस मध्य प्रदेश सरकार का एक योजना है जो ई गवर्नेंस और जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसमें जो परियोजनाओं के जो कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश के जो विभिन्न विभागों के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको संवेदनशील बनाना है इसका उद्देश्य। तो इसका जो ऑप्शन सी है, सरकारी अधिकारियों को ई गवर्नेंस और आईटी परियोजनाओं में प्रशिक्षित करना ही इसका उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी के आर्किटेक्चर निम्न में से कौन सी परत शामिल नहीं है। तो जो राष्ट्रीय गवर्नेंस जो परियोजना है
2006 में इसको प्रारंभ किया। इसकी जो परतों में जो शामिल नहीं है वो सुरक्षा परत नहीं है, नहीं आती इसके अंतर्गत। और जो राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना है वो उसके अंतर्गत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और इसके जो 8 घटक हैं, 8 घटकों से युक्त है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है उसके द्वारा होली होली के टाइम पे, होली से 7 दिन पूर्व या भगोरिया उत्सव जो एक परिणय पर्व है उसका आयोजन होता है। या इसका जो मुख्य केंद्र है वो झाबुआ जिला है। और बाकी जो गौड़ जनजाति है उसके जो मुख्य उत्सव हैं उनमें एक मड़ई, जतारा, पोला आदि गौड़ जनजाति के उत्सव हैं। और कोरकू जनजाति के जो उत्सव हैं इनमें एक जुरौती, भवई पूजा आदि आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। रंगत दोहा रंगमंच किस शैली से संबंधित है? तो जो प्रश्न 12वां रंगत दोहा के बारे में पूछ रहा है कि किस शैली से संबंधित है। तो जो रंगत दोहा है वो जो माछ लोकनाट्य है मालवा का, उसकी शैली से संबंधित है। माछ शैली है जो लोक नाटक की, उससे संबंधित है। तो इस को बोलते हैं कि जो रंगत दोहा है वह माछ की एक विशिष्ट विशेषता है। रंगत दोहा है जो माछ की एक विशिष्ट विशेषता है। जिसमें रंगत दोहा के रूप में संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी जो और विकल्प दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे भवई, जो भवई जो लोक नृत्य है वो मुख्यतः राजस्थान और गुजरात का है। बाकी मालवा में भी, जो मध्य प्रदेश का मालवा है उसमें भी इस नृत्य का एक कलाकार है, उन्होंने भवई को बहुत प्रसिद्धता दिलाई। उनका जो नाम है देवीलाल सांवर जी। बाकी ये यात्रा एक बंगाली लोक रंगमंच है। और नौटंकी के बारे में तो हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें प्रचलित है। और जो नौटंकी की 2 शैलियाँ होती हैं जिनमें से मेरे को एक याद आ रही है, हाथरस शैली, और दूसरी आप बताना। वैसे मुझे लग रहा है एक कानपुरी होती है शायद, बाकी आप एक बार कंफर्म कर लेना। इसकी जो नौटंकी है उसकी 2 शैलियाँ हैं, इसमें से एक तो हाथरस शैली होती है और दूसरी आप लोग सर्च कर लेना या पढ़ लेना, पूछ सकता है सवाल। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। मामूलिया त्योहार मुख्य रूप से किस समूह के द्वारा मनाया जाता है? तो मामूलिया त्योहार के बारे में पूछ रहा है कि इसका जो संबंध है किस समूह से है। तो जो मामूलिया त्योहार है वो बुंदेलखंड का एक लोक पर्व है। लोक पर्व है जो कुंवारी महिलाओं से कुंवारी जो कन्याएं होती हैं उनसे संबंधित है। जो लड़कियां होती हैं वो इस जो त्योहार है उसको मनाती हैं। और इसमें जो कुंवारी लड़कियां एक कांटेदार जो ठेनी होती है, हाँ, उसको फूलों से सजाती हैं, सजाती हैं। बाकी जो भील जनजाति है उसका हमने अभी देखा ही, जैसे इसका जो त्योहार है भगोरिया हो गया। गोंड जनजाति हैं उनमें अभी देखा था मड़ई त्योहार हो गया।
तो इस प्रकार से भील और गौड़ जनजाति के भी त्योहार देख लिए हमने। तो प्रश्न 14 है कि दी बेगा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो दी बेगा पुस्तक के जो लेखक हैं बैरियर एल्विन हैं। और बैरियर एल्विन जी के द्वारा कई सारी अन्य पुस्तकें भी लिखी, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो दी बेगा हो गई, एक द मुरिया एंड देयर गोठल इनकी एक किताब है, और एक इनकी की जो किताब है द अगरिया, और एक अन्य किताब है इनकी बहुत फेमस है द ट्राइबल वर्ल्ड बैरियर एल्विन, ट्राइबल वर्ल्ड बैरियर एल्विन। तो ये इनकी किताब हैं। और एक किताब और आप लोग याद रख लेना, जो द भील आ स्टडी, इसके जो द भील आ स्टडी जो लिखी वो टीवी नायक के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, उसके बाद में इसका विकल्प चुनेंगे। जो शंकर दयाल शर्मा हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था 1992 से लेके 1997 रहा, और यह भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा, और यह भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो भोपाल राज्य के सीएम के रूप में इनका कार्यकाल था जो 1952 से लेकर 56 रहा। और जो शंकर दयाल शर्मा हैं वो कई सारे राज्यों के राज्यपाल रहे, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, और इसके साथ में ये चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। तो इसका जो विकल्प डी है वो सही होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, जिसे अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? मतलब जो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर का है उसकी स्थापना के बारे में पूछ रहा है। अब उनका जो नाम है चेंज कर दिया है, तो अब उसका जो नाम है गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान कर दिया है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में हुई थी जबलपुर में, और इसका जो नाम चेंज किया गया था तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि 1994 में इसका जो नाम चेंज करके महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्था कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है राज्य में आप सभी जानते हैं विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बाकी जो राज्य में जो कार्यपालिका के जो प्रमुख रहते हैं, संवैधानिक प्रमुख, वो राज्यपाल रहते हैं। और जो राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा का जो विघटन करना होता है तो वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। बाकी जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कोई विधेयक है तो उसके बारे में बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका फैसला
जो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है विधानसभा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो जो मार्बल कटिंग और जो पॉलिशिंग जो उद्योग है मध्य प्रदेश में, वह कटनी और जबलपुर। जबलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर कटनी ऑप्शन में, तो कटनी होगा। बाकी दोनों ही जगह पे होता है, जो मार्बल कटिंग होता है और पॉलिशिंग जो होता है वो दोनों ही जगह होता है। बाकी कटनी को चूना नगरी भी बोला जाता है। चूना पत्थर का अधिक उत्पादन होता है यहाँ। बाकी और विकल्प दिए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आपका जो रीवा है, वो सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और जो भोपाल है, भोपाल अपना विद्युत उपकरण उद्योग के लिए फेमस है। भोपाल में जो भेल है वो भी भोपाल में ही है। तो आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है 2024 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, जो संतोष ट्रॉफी है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो संबंध है वह फुटबॉल से है। और जो 2024 का जो संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें जो पश्चिम बंगाल है उसने केरल को हराया। तो इसका जो विकल्प ए है, ऑप्शन ए, वही सही है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान कौन सा है? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो जन सहभागिता के माध्यम से एक वृक्षारोपण अभियान चालू किया गया था, तो वह अंकुर है, अंकुर अभियान। या मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐप है, अंकुर ऐप, जो वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की जो गतिविधियां होती हैं, वृक्षारोपण की जो गतिविधियों पर जो नज़र रखने के लिए वह उनका प्रबंधन करने के लिए अंकुर एप्लीकेशन बनाया गया है, नज़र रखने व प्रबंधन करने के लिए। बाकी फ्रेंड्स ऑफ अर्थ अभियान है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह एक वैश्विक आंदोलन है जो पर्यावरण व सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करता है। द फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एक हरियाली अभियान है जिसका संबंध जल संरक्षण से है। और हरित क्रांति के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसका संबंध खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने से था। 1966 के आसपास इसको हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की? तो साथियों, जो मंगल दिवस जो योजना है उसका जो प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया था। जो मंगल दिवस योजना है उसको 2008 और 9 के आसपास प्रारंभ किया था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मंगल दिवस योजना है तो उसमें मंगलवार के दिन हर महीने में जितने भी मंगलवार होते हैं, तो हर मंगलवार के दिन एक प्रोग्राम फिक्स रखा जाता है, जिसमें जो प्रथम मंगलवार है उस दिन जो प्रोग्राम होता है उसको गोद भराई बोलते हैं। जो द्वितीय मंगलवार है उसके दिन जो प्रोग्राम होता है उसको अन्नप्राशन बोलते हैं। और जो तीसरा जो मंगलवार है उसके दिन जो प्रोग्राम होता है उसको बाल चौपाल बोला जाता है।
और चौथा चौथा जो मंगलवार आता है उसके दिन जो प्रोग्राम रहता है उसको लालिमा दिवस बोलते हैं। और जो पांचवा मंगलवार रहता है उसके दिन जो प्रोग्राम रखा जाता है उसको सुपोषण दिवस बोलते हैं। तो इस तरीके से मंगल दिवस योजना के तहत मंगलवार के दिन हर महीने में अलग अलग प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो चलिए, जून 22 तक मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन है? मतलब पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश का जो विमानन विभाग है उसके मंत्री कौन है। तो जो विमानन विभाग है मध्य प्रदेश का, वो मुख्यमंत्री जो श्री मोहन यादव हैं, उनके द्वारा ही अपने पास ही ये विमानन विभाग है उसको रखा गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो विमानन विभाग के जो मंत्री हैं वो सीएम ने अपने पास ही इस विभाग को रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो प्रश्न में जो जून 2022 दिया है वो मेरे को प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बाकी ये प्रश्न होना चाहिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में विमानन विभाग के मंत्री कौन है। तो सीधा आंसर है इसका श्री मोहन यादव, जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने अंतर्गत ही इस विभाग को रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो मध्य प्रदेश शासन के बारे में एक कथन दिए हैं उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन है, कीणांगन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना है, तो ये असत्य कथन है। कीणांगन है वो युवा एवं कल्याण विभाग की योजना नहीं है। कीणांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो विकल्प जो 2 है, बी है, वही सही है दोस्तों। जो कीणांगन है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों, 2022 में जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो डिकार्बोनाइजेशन जो शिखर सम्मेलन 22 का है, उसमें जो मंत्री हैं अपने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसके तहत जो 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसके लिए रोड मैप का उद्घाटन किया गया था। जो भारत का जो लक्ष्य है ना 2070 तक जीरो कार्बन वाला, उसका जो रोड मैप तैयार किया गया था इस सम्मेलन के तहत। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव 24 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो दोस्तों, जो 24 का जो लोकसभा जो चुनाव है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। और देखते हैं जी 18वीं लोकसभा का जो चुनाव था और इसके तहत किस पार्टी को कितनी सीटें मिली वो देख लेते हैं। बीजेपी है, उसको 240 सीटें मिली। कांग्रेस को 99 सीटें मिली। एक समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसको 37 सीटें मिली। और एक तृणमूल कांग्रेस है, उसको जो बंगाल में है 29 सीटें मिली। और एक तेलुगु देशम पार्टी है, उसको 16 सीटें मिली। और एक डीएमके पार्टी है, उसको 22 सीटें मिली। और एक जनता दल है, उसको 12 सीटें मिली। तो 2024 का जो 18वीं लोकसभा के जो जब रिजल्ट आए चुनावों के, तो उसमें जो सीटों का जो विवरण है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में लक्ष्य सेन को किसने हराया?
तो दोस्तों 2022 में ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था, हाँ, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, विक्टर एक्सल विक्टर एक्सेलसन ये दिया है, जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, उन्होंने फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को हराया था। अब दोस्तों जो 2025 में जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, उसका एक क्वार्टर फाइनल मैच था। क्वार्टर फाइनल मैच, इसमें चीन के खिलाड़ी थे ली सी फेंग, जिन्होंने लक्ष्य सेन को क्वार्टर फाइनल के मैच में हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो नाडा है वो उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका जो विकल्प ए है वही सही है। तो थोड़ा नाडा के बारे में जान लेते हैं कि नाडा होता क्या है। जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो भारत का राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान है, या खेलों में सभी रूपों में जो डोपिंग नियंत्रण को बढ़ावा देता है। जितने भी खेल हैं भारत में, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें जो डोपिंग को बढ़ावा देना और उन पर उनका समन्वय व निगरानी आदि के लिए यह जिम्मेदार है नाडा। आगे एक वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार का एक संगठन होता है, इसको हम वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्ल्ड लेवल पे खेलों को जो डोपिंग होता है उसको रोकने के लिए बढ़ावा देता है और उसका रेगुलेट भी करता है। तो मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन के द्वारा स्वीकृत 2 औद्योगिक पार्क किस स्थान पर हैं? तो मध्य प्रदेश का जो बगरोद और बैरसिया है, उस पर ही 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के जो बजट आया था, उसके दौरान 2 औद्योगिक पार्क लगाए गए, बगरोद और बैरसिया। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो बगरोद और बैरसिया हैं, ये दोनों भोपाल जिले में स्थित औद्योगिक पार्क हैं। औद्योगिक पार्क हैं, जिसमें से जो बगरोद है, बगरोदा बोलते हैं इसको, उसे एक मल्टी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण सागर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो दोस्तों जो बाण सागर परियोजना है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सोन नदी पर है। यह एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है, जो सिंचाई के साथ साथ में विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। तो यह कई राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्य आते हैं। तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है, और इसकी जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वह 435 मेगावाट है। और इन जो राज्यों का जो अनुपात है इस परियोजना को लेके, तो वो मध्य प्रदेश का अनुपात 2, उत्तर प्रदेश का 1 और बिहार का 1-1। तो 2:1:1 इस प्रकार का इनकी भागीदारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों जो हरसी परियोजना है वह ग्वालियर जिले में या उसके आसपास के क्षेत्रों में एक परियोजना है, जो पार्वती नदी पर संचालित है, और यह एक सिंचाई परियोजना है।
इसको 1928 से 35 के बीच में बनाया गया। तो इसका जो उत्तर होगा पार्वती। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? तो जो जल एवं भूमि व्यवस्थापन संस्था है, इसका हम वाल्मी भी बोलते हैं, इसका जो नाम है वाल्मी, तो यह भोपाल जिले में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो वाल्मी है उसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में भोपाल में। यह जल और भूमि प्रबंधन के लिए टिकाऊ डिजाइन सिद्धांतों पर केंद्रित है। तो जल और भूमि प्रबंधन के जो डिजाइन सिद्धांत हैं, जो टिकाऊ डिजाइन सिद्धांत हैं, उन पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विकास निगम है उसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, भोपाल जिले में है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्या कार्य करता है। जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है वो राज्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है उसकी जो परियोजना है अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र है, वह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा संचालित होता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है वो 450 मेगावाट है, या मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर जिला है उसमें संचालित है। इसकी जो स्थापना हुई थी अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की 1964 के आसपास हुई थी और इसकी जो पहली इकाई का जो संचालन किया गया था वो 1977 में किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछ रहा है कि 34 नंबर प्रश्न है, श्री सिंगाजी तापी विद्युत जो गृह है किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों जो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है वो खंडवा जिले का एक डोंगलिया स्थान है, वहाँ स्थित है। और इसकी जो क्षमता है, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता है 2520 मेगावाट है। बाकी जबलपुर में एक बरगी बांध परियोजना है, उमरिया में एक ताप विद्युत केंद्र संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। बैतूल के जो सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के बारे में हमने जाना है, तो उसमें पूछ रहा है कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है उससे ही अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला प्राप्त होता है। और अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है उसकी जो क्षमता तो हमने जान ही ली कि इसकी जो क्षमता है वो 450 मेगावाट है और ये अनूपपुर जिले में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में? तो मध्य प्रदेश में जो वन है उनमें सबसे कम प्रतिशत में जो क्षेत्र पूछ रहा है वो किस जिले में? तो दोस्तों सबसे कम जो वन प्रतिशत का जो क्षेत्र है उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। और इसमें जो उज्जैन जिला है उसमें जो परसेंट है लगभग 0.59%। उसके बाद में जो शाजापुर है उसका स्थान आता है, उसमें लगभग 1% आसपास वन है।
और परसेंट के रूप में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक बालाघाट, बालाघाट में जो परसेंटेज है 54.4%। उसके बाद में श्योपुर का स्थान आता है। श्योपुर में जो वन परसेंटेज है वो 52.4% के आसपास है। उसके बाद में उमरिया का स्थान आता है। तो उमरिया में जो परसेंटेज है वनों का वो 49.6 है। उसके बाद में मंडला का स्थान आता है। मंडला में जो वन क्षेत्र है प्रतिशत में वो 44.4% है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी है, उसका जो नाम नामोदास किसके द्वारा दिया गया, तो पूछ रहा है। तो जो टोलमी है उनके द्वारा नर्मदा नदी को नामोदास की संज्ञा दी गई। और जो टोलमी है तो उनके बारे में जान लेते हैं कि यह एक प्रसिद्ध प्राचीन भूगोलवेत्ता है। और नर्मदा नदी के अन्य और भी नाम हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि रेवा, मेकल सुता, सोमप्रभा आदि, यह नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है। तो जो नर्मदा घाटी में कम वर्षा होती है इसका पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो दोस्तों जो नर्मदा जो घाटी है उसमें जो कम वर्षा के पीछे का जो मुख्य कारण है वो सतपुड़ा पर्वत का जो वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण इसमें कम वर्षा होती है। तो इसका जो विकल्प बी है वही सही उत्तर होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो बेहर पटार 39 क्वेश्चन है, बेहर पटार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो बेहर पटार है वो बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और या बेहर पटार के बारे में MPPSC ने कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। और जो बेहर पटार है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह बालाघाट जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। बाकी जो मैग्नीज के जो भंडार है मध्य प्रदेश में वह बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले में है। चूना पत्थर के लिए कटनी, सतना आदि। जो लो अयस्क के जो भंडार हैं उनमें जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र आदि आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 40 में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जो भेड़ाघाट है वो नर्मदा के जो किनारे प्रमुख पर्यटक स्थल जो जबलपुर में है। तो भेड़ाघाट अवस्थित जबलपुर में है। और बाकी चीज़ें भी जान लेते हैं, जैसे नर्मदापुरम जिसका नाम अभी चेंज हुआ है, पहले होशंगाबाद बोलते थे। तो इसमें एक पर्यटक स्थल है पचमढ़ी। और जो मंडला है उसका जो पर्यटक स्थल है उसमें कान्हा राष्ट्रीय पार्क और बेगम महल आदि। और बैतूल जो जिला है उसमें एक जैन धार्मिक स्थल मुक्तागिरी आदि स्थल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 41 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा स्थित है। तो साथियों जो ओरछा है वो अब जो वर्तमान में जो निवाड़ी जिला बना है मध्य प्रदेश का उसके अंतर्गत ओरछा आता है। तो ओरछा के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि जो ओरछा जो जिला है उसकी जो स्थापना बेतवा नदी के किनारे 16वीं शताब्दी में जो बुंदेला शासक रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा की गई। इन्होंने ही ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। और ओरछा के अंतर्गत कुछ महल या इमारतें हैं, जैसे
जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। एक राम राजा मंदिर, यह भी ओरछा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 42 की तरफ। इसमें दिया है कि दी सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है। तो दोस्तों दी सर्च फॉर लंका पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी हैं, उनकी कृति है। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई, और यह मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। इनकी कुछ और पत्रिकाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे एक लोकमत है, इससे तो 3-4 एग्जाम में अभी हाल ही में प्रश्न बने हैं। और एक शारदा पत्रिका है, वह भी इनकी द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है, तो आप इनको भी याद कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों जो छतरपुर रियासत है उसके अंतर्गत 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि 14 जनवरी 1931 में शरण पादुका हत्याकांड की घटना हुई थी, जो कि छतरपुर जो जिला है उसी में हुई थी। तो उर्मिल नदी के किनारे पे यह घटना हुई थी। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो चरण पादुका हत्याकांड है वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो कर्नल फिशर ने दिया था। इसमें लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई थी हत्याकांड में, और कई लोग घायल हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 44 की तरफ। दोस्तों परिमल रासो की रचना किसने की। तो जो परिमल रासो की रचना जो जगनिक हैं उन्होंने की थी। परिमल रासो के साथ साथ इनकी एक और रचना है बहुत फेमस है, आलाखंड, उसकी रचना भी जगनिक के द्वारा की गई थी। बाकी जो ईश्वरी हैं, ये बुंदेलखंड के लोक गायक हैं, तो इनके द्वारा ईश्वरी फाग और पद्माकर हैं, इनकी जो रचना है तो उनमें हम देखेंगे जैसे कि राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, अलीजा प्रकाश आदि इनकी रचनाएं हैं। बाकी जो भूषण जी की रचनाएं हैं उनमें है छत्रसाल दशक, शिवा बाबुनी, और एक है शिवराज भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 45 की तरफ। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो जो ओरछा को जो राजधानी बनाया था वो बुंदेलखंड की राजधानी किसने बनाया था। तो जो बुंदेला शासक थे रुद्र प्रताप बुंदेला उन्होंने ही 1501 के आसपास ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। बाकी जो चंदेल हैं उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो चंदेलों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो खजुराहो में बनाई थी। और मुगलों का तो आपको पता ही है, कई सारी राजधानियाँ रही, लेकिन दिल्ली मुख्यतः रही, दिल्ली आगरा। और सिंधिया जो वंश है उसकी जो राजधानी रही, शुरुआत में इनकी जो राजधानी थी उज्जैन थी, बाद में जो दौलत राव सिंधिया हुए उन्होंने राजधानी चेंज करके ग्वालियर स्थानांतरित कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 46 की तरफ। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था। जो त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए थे, तो उनके जो विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो पट्टाभी सीतारामैया जी थे, जिनको गांधी जी ने खड़ा करवाया था।
तो जान लेते हैं थोड़ा पट्टाभी सीतारामैया के बारे में। जो पट्टाभी सीतारामैया हैं वह मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, तो जो कांग्रेस का इतिहास, जो पुस्तक है वो पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? जो पर्यटक स्थलों के नाम दिए हैं उनमें से पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म से जिसका संबंध नहीं है उसको चिन्हित कीजिए, बताइए। तो दोस्तों जो कक्कन मठ है वो बौद्ध धर्म का पर्यटक स्थल नहीं है या बौद्ध धर्म से इसका संबंध नहीं है। तो कक्कन मठ के बारे में जान लेते हैं। जो बाघ की गुफाएं उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। भरतू स्तूप है उसका भी संबंध, सांची का भी संबंध बौद्ध धर्म से है। जो कक्कन मठ है वो मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है उसके जो सिहोनिया में स्थित है। और इसका जो संबंध है न, एक शिव मंदिर है, कक्कन मठ है जो शिव मंदिर है। इसकी जो स्थापना की गई थी, कक्कन मठ के शिव मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो राजा कीर्तिराज के द्वारा की गई थी, जो एक कछुआ शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है क्वेश्चन 48, ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ से संघर्ष किया था? जो ठाकुर रणमत सिंह थे वो सतना जिले से संबंधित हैं। उन्होंने जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो सतना का जो मनखारी गांव है उसमें 1857 की जो क्रांति में ये सक्रिय भूमिका निभाई। और इनको जो फांसी दी गई थी वो 1 अगस्त 1859 में या 59 में। तो ये वाला प्रश्न MPPSC ने अभी अपने एक एग्जाम में हाल ही में पूछा है, तो आप इसको याद कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 11 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? अच्छा, तो 11 के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जनगणना है उसके अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर दी है। तो उसमें से जो विकल्प ए है, जन्म दर 20 और मृत्यु दर 6.1, तो यही विकल्प सही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो जन्म दर है वो 20 है और जो मृत्यु दर है वो 6.1 है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, लोग कम मर रहे हैं और जन्म ज़्यादा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, जो आखिरी क्वेश्चन है 50, मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो सागर परियोजना है वो पहली बात तो हटनी नदी पे है। एक नर्मदा की सहायक नदी है हटनी, जो कि झाबुआ जिले में स्थित है। जैसे जो परियोजना, सिंचाई परियोजना है वो, और इसको जोवट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक जो सिंचाई परियोजना धार जिले के लिए सिंचाई उपलब्ध कराती है। बाकी एक परियोजना है देवड़ा परियोजना, या खरगोन जिले में संचालित है, जो कि कुंदा नदी पर है। तो दोस्तों 50 प्रश्नों की जो वस्तुनिष्ठ श्रृंखला है आज की क्लास पूरी होती है। और आगे इसी तरह की क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। और इसी तरह की हम वस्तुनिष्ठ श्रृंखला FSO के एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है उस तक चलाएंगे हम। तो इसमें हम जितने भी PYQ और जितने भी संभावित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उनको चिन्हित करके हम इस श्रृंखला में ला रहे हैं। तो आप
अच्छे से देखिए और हम इसमें जितनी जानकारी डीप में हो सकती है प्रश्न के वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हर विकल्प में आपको कुछ जानकारी अलग से साझा करने का प्रयास करूँगा। और जैसा कि आपने हमारी अभी 3 से 4 क्लास हुई हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की, और उनको आप देख लिया है और उसमें समझ ही लिया है कि मैं किस रणनीति अप्रोच पे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी।